एनडीटीवी इंडिया के खास शो देश प्रदेश में आपका स्वागत है। क्या पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, यह हर कोई जानना चाहता है। यह सवाल इसलिए क्योंकि 17 सितंबर को लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है। हालांकि इसके ऑफिशियल एजेंडे में पेट्रोल डीजल को जीएसटी सिस्टम में लाने का प्रस्ताव शामिल नहीं है। इस मुद्दे पर जब छत्तीसगढ़ के जीएसटी मंत्री से बात की एनडीटीवी ने, तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर चर्चा थी, लेकिन जो एजेंडा हमें सर्कुलेट किया गया है उसमें यह प्रस्ताव नहीं है। पेट्रोल डीजल पर 3 तरह के टैक्स ड्यूटी लगते हैं, एक्साइज, वैट और सेस। अभी राज्यों को पेट्रोल डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी का करीब 41% हिस्सा मिलता है। वैट राज्य सरकारों के हिस्से में जाता है। तो इस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान पर हैं, जिसको लेकर लोगों में खासा गुस्सा भी है, परेशानी भी है और दर्द भी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा हैं। सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। हिमांशु, सीधा सवाल हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर पेट्रोल डीजल क्यों नहीं है जीएसटी के दायरे में। आरोप यह लगता रहा है कि सरकारें अपना खजाना भरने के लिए पेट्रोल डीजल को उससे बाहर रखती हैं। 17 को जो बैठक है उसके बारे में जरा क्या खबर है, बताइए। देखिए, इसमें एक अपडेट है। इसमें महत्वपूर्ण खबर यह है कि जून के पहले हफ्ते में केरल हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह मांग की गई थी कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, उससे आम लोग परेशान हैं, उनकी आर्थिक हालात पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और इस रिट पिटीशन पर सुनवाई के दौरान 21 जून को केरल हाईकोर्ट ने एक डायरेक्टिव इशू किया था जीएसटी काउंसिल को, जिसमें यह कहा गया था कि ये जो याचिका है जिसमें पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की गई है, इस याचिका को आगे एग्जामिनेशन के लिए यूनियन ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास भेजा जाए। और केरल हाईकोर्ट के इसी दिशा निर्देश के आधार पर जीएसटी काउंसिल की जो बैठक है उसके एजेंडे में इस डायरेक्टिव को शामिल किया गया है। और इसमें यह कहा गया है कि केरल हाईकोर्ट ने यह दिशा निर्देश जारी किया है 21 जून को, और इस पर अब जीएसटी काउंसिल जो है उसको विचार करना चाहिए। हम इस मामले को जीएसटी काउंसिल के अधीन रख रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि फिलहाल राज्य सरकारें जो हैं उन्होंने अपनी तरफ से कहा है कि इस प्रस्ताव पर अभी तक उन्होंने अपना आकलन नहीं किया है। जीएसटी के छत्तीसगढ़ मंत्री हैं टीएस सिंहदेव, उनसे मैंने बात की कल। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स लगता है, अगर आप जीएसटी और वैट को मर्ज करते हैं जीएसटी में शामिल करने के लिए पेट्रोल डीजल को, तो हमें इसका एक आर्थिक आकलन करना होगा कि हमारी जो राजस्व की कमाई अभी होती है वैट से, उस पर कितना असर पड़ेगा। अगर राज्यों को नुकसान होगा तो वो तैयार नहीं होंगे इस प्रस्ताव के लिए। लेकिन हमें फिलहाल इस बात का आकलन पहले करना होगा कि हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं आंकड़े देख रहा था आचार्य की, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रखना चाहता हूँ। इंडियन ऑयल ने जो प्राइस बिल्डअप के डाटा अभी शेयर किए हैं, जो लेटेस्ट डेटा हैं, उसमें यह कहा गया है कि 1 सितंबर 2021 को दिल्ली में जो पेट्रोल है वो 101 रुपये 34 पैसे था। और मैं उसके टैक्स कैलकुलेशन को देख रहा था, एक्साइज ड्यूटी और वैट को अगर आप मिलाएं तो 56 रुपये 29 पैसे, यानी 55.54% जो हिस्सा है पेट्रोल की कीमत का 1 सितंबर को दिल्ली में था, उसका हिस्सा सिर्फ टैक्स से आता है। तो ये जो 55%, 55.5% का जो आंकड़ा है, अगर आप इसको जीएसटी में शामिल करते हैं तो मैक्सिमम स्लैब जीएसटी में 28% का है। तो निश्चित तौर पर फौरी तौर पर आप देखें तो ये बहुत साफ है कि अगर टैक्स जो है लगभग आधा है, जो हाईएस्ट स्लैब है जीएसटी में। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है, मुश्किल सवाल है, बहुत ही इस पर काफी विवाद होता रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस मसले पर जब पहली दौर की चर्चा जीएसटी काउंसिल में होगी तो राज्य सरकारों का क्या रुख होगा, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें राज्यों को साथ लेकर ही केंद्र को आगे बढ़ना होगा। हिमांशु, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, आपको नहीं लगता कि चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसे राजस्व जमा करने का ये सबसे आसान रास्ता नजर आता है, भले ही लोगों की कमर क्यों ना टूट जाए? देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि मुझे याद है एक पूर्व पेट्रोलियम सचिव ने मुझसे कहा था कि जो व्यक्ति आपके गाड़ी में और स्कूटर मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरता है वो इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण टैक्स कलेक्टर है। और बिना किसी मेहनत के सरकार के पास राजस्व में 1 लीटर पेट्रोल पर करीब 56 रुपये 29 पैसे की कमाई केंद्र और राज्य सरकार, दिल्ली सरकार को होती है। और इसलिए ये एक ऐसा विषय रहा है जिस पर काफी चर्चा होती रही है। लेकिन बड़ा सवाल वही है शारिक, कि ऐसे समय पर जब
सरकार पर दबाव है, क्या राज्य सरकारें इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगी? क्योंकि केरल हाईकोर्ट ने एक निर्देश दिया है, उसको एजेंडे में शामिल किया गया, लेकिन अब जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्य तैयार होंगे कि नहीं, एक मुश्किल सवाल है। शुक्रिया हिमांशु बताने के लिए कि आखिर हमारी और आपकी जेब से 1 लीटर पर कितना टैक्स सरकारों को जाता है। फिलहाल नजर रहेगी कि क्या इसे जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर कोई सहमति बनती है या नहीं। पलवल के हथीन विधानसभा क्षेत्र के चिल्ली गांव में जानलेवा बुखार का कहर है। गांव वालों के मुताबिक पिछले 10 दिनों में 8 बच्चों की मौत हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग मरने वालों का आंकड़ा 4 से 5 है। गांव के लोग मौत की वजह डेंगू बता रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने फिलहाल डेंगू के मामले की पुष्टि नहीं की। गांव में इन मौतों को लेकर मातम का माहौल है। जिनके बच्चे बीमार हैं वो डरे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम बीमार बच्चों के सैंपल ले रही है। इसमें कुछ हमें खबर मिली थी कि यहाँ कुछ बच्चों को बुखार हुआ है और कुछ 1-2 मौतें भी उन्होंने बताई थी, तभी से हमारी यहाँ कार्रवाई जारी है। उसी दिन नेक्स्ट डे से ही हमने यहाँ पे सर्वे शुरू किया है। मलेरिया घर घर जाके स्लाइडें बनाई जा रही, पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम यहाँ लगा दी गई थी। उनको दवाई भी दी जा रही है, ओपीडी भी चलाई जा रही है, स्प्रे भी किया है, इंडोर स्प्रे भी कराया है और फॉगिंग का भी हमारा प्रोविजन है करने का। तो पूरी तरह से मतलब हमारा ये प्रोग्राम जो है ना पूरा चल रहा है इसमें बचाव के लिए। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है मलेरिया डेंगू के बारे में, क्योंकि यहाँ देखा कि थोड़ा सा साफ़ सफाई की थोड़ी कमी देखी गई यहाँ पे। तो ये भी हम उनको थोड़ा बता रहे हैं और इसके बचाव के कि हम कैसे इससे बच सकते हैं बीमारी से, वो भी हम उनको जागरूक कर रहे हैं लोगों को। तो ये हमारा डेली एक्टिविटी चल रही है जब से और लगातार जारी रहेगी जब तक हम उसको पूरा काबू नहीं कर लेते। 7-8 बच्चे अब तक एक्सपायर हो लिए हैं और ये क्या नाम है, पानी की जो लीकेज है शायद उसके लार्वा के कारण ये हो रहा है। करीबन दर्जन भर डेट हो चुके हैं। उसमें बताते हैं जी प्लेट कम है, डेंगू बुखार है, और कोई कुछ नहीं बताता डॉक्टर हमें। ये सर डेंगू बताया जी, वहाँ भी लल्हड़ में भी हतीन में भी डेंगू बताया जी सर, डॉक्टर ने हूँ नहीं लिया सर ने। सर ये कई बच्चे हैं 6-7 की थी, मौत ही होगी है और बच्चे होंगे और हॉस्पिटल में भर्ती हैं सर। इसमें डेंगू का मतलब लगभग कम से कम 30 बच्चे आगे होंगे हमारे गाँव में। काफी बच्चे हैं जी, हर घर में 1-2 बच्चा मतलब मिल जाता है, एक घर छोड़ के 2 घर छोड़ के, किसी का सही हो जाता है, किसी का नहीं होता है। मोहम्मद गजाली हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। गजाली, अगर हम यूपी का हाल देखें तो वहां बेहाल है। प्रशासन लाख दावे करता है लेकिन लोग बेहाल हैं, परेशान हैं, अपने बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। अब यह हरियाणा का मामला है। प्रशासन कहता है या स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि डेंगू की पुष्टि नहीं है। जमीन पर हालात कितने खराब हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी चौकस या बदहाल है? जी देखिए, जो गांव चिल्ली है इसकी आबादी करीब 4000 है और पूरे गांव में कोई अगर कह लें कि कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और जो एकमात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो 4 किलोमीटर दूर है गांव से। तो जब भी ऐसी शिकायतें आती हैं कि किसी को फीवर है या छोटी मोटी बीमारियां भी हैं तो लोग उस चिकित्सा केंद्र में जाने के बजाय जो लोकल डॉक्टर होते हैं जिनके पास डिग्री नहीं है या जिनके राय मशवरे से आप सही दवा नहीं ले सकते हैं, उन लोगों को मिल जाते हैं या उनसे सलाह मशवरा लेते हैं। ये तो सबसे बड़ा कारण है। दूसरी बात यह है कि जब कोविड के सेकेंड वेव के हम देख रहे थे कि किस तरह से वो फैल रहा था, तो उस वक्त सभी राज्य सरकारें जो है गांव और शहर के डेटा को रिलीज करते थे कि शहर में कितनी बीमारी है, केस कितने हैं, कितनी डेथ हो रही है और गांव में क्या उसका अनुपात है। लेकिन जैसे जैसे केसेस घटने शुरू हुए तो कहीं ना कहीं सरकार, प्रशासन, जिला प्रशासन गांव से उनका जो कह सकते हैं कि फोकस थोड़ा कम हुआ है। और जिस गांव की हम बात कर रहे हैं वहां पर खुद अधिकारी भी बता रहे हैं और वहां के लोग भी बता रहे हैं कि पानी की सप्लाई की बात हो तो उसके जो पानी के पाइप्स हैं वो गंदे पड़े हुए हैं, या वहां पर डेंगू की बात अगर करें तो वैसे तो जिनके घरों में मौत हुई है, बच्चों के माता पिता तो कह रहे हैं कि डेंगू की वजह से मौत हुई है, लेकिन अभी तक न डेंगू, न कोविड, न निमोनिया, इस तरह के किसी भी डिजीज को या बीमारी को मौत का कारण नहीं बताया गया। इस वजह से वहां पर स्वास्थ्य विभाग की एक टीम खुद गांव में स्टेशन है, वहां पर रुकी हुई है, लोगों के घरों में जा जाकर हर बीमारी का जो सैंपल ले सकते हैं उसकी टेस्टिंग करवा रहे हैं। तो फिलहाल सही में ये रहस्यमयी है कि क्या कारण हो सकता है इन मौतों का। शुक्रिया मोहम्मद गजाली इस पूरी जानकारी के लिए। जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर बनी यूनिवर्सिटी को सियासत से न जोड़ा जाए। यूपी सरकार के मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह ने एनडीटीवी से बात करते हुए यह बात कही। पूरी बातचीत सुनिए।
आपको लगता है कि अलीगढ़ में उनकी ये सभा शायद बीजेपी के लिए एक बल दे सकती है बीजेपी को चुनाव में? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो आज उत्तर प्रदेश में हमारे अलीगढ़ जनपद में ये कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री जी वैसे जब भी आते हैं कि उनका जो भी भाषण होता है वो हमेशा हम सब लोगों को बल देने का काम करता है, एक नई ऊर्जा देने का काम करता है। और आज का दिन खासतौर पे इसीलिए महत्वपूर्ण है कि आज हमारे अलीगढ़ जनपद को एक नया विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर का जो अलीगढ़ में एक नया हब बनने जा रहा है, इसका शुभारंभ किया गया है। और मैं समझता हूँ कि इस विश्वविद्यालय के माध्यम से आज हमारे आसपास के जितने भी जनपद हैं और अलीगढ़ जनपद को एक नई पहचान मिलेगी और शिक्षा के जगत में एक नई, मैं समझता हूँ जितने भी हमारे युवा हैं उनको एक नया अवसर मिलेगा कि बेहतर शिक्षा मिल सके उनको। और डिफेंस कॉरिडोर के भी माध्यम से जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अलीगढ़ के ताले जो अभी तक लोगों की केवल घरों की सुरक्षा करते थे, अब इस डिफेंस कॉरिडोर के स्थापित हो जाने के बाद से अब देश की सरहदों की सुरक्षा कर सकेंगे। तो आज का दिन मैं समझता हूं। लेकिन संदीप भाई, आपको लगता है ये जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह, उनको जो खोया हुआ सम्मान देने की जो बात की है प्रधानमंत्री ने, वो जिस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, आपको लगता है उस समुदाय को भी रिझाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि उसी समुदाय के बहुत सारे किसान धरने पर सरकार के खिलाफ बैठे हैं और उसका राजनीतिक खामियाजा भी शायद सरकार भुगत देती। तो आपको लगता है इसके राजनीतिक मायने हैं? देखिए, इस तरह को आप इसको जोड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पे जब से इस यूनिवर्सिटी का प्रपोज कर दिया गया है, ये जो आंदोलन चल रहा है, इससे पहले से इस यूनिवर्सिटी को प्रपोज कर दिया गया था। कोविड से भी पहले इस यूनिवर्सिटी का नाम प्रपोज कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं इससे जोड़ना गलत होगा। और राजा महेंद्र प्रताप जी को, जो कि उनका बलिदान था, अलीगढ़ वासियों को, जो कि पिछली सरकारों में मैं समझता हूं कि भुला दिया गया, देशवासियों के भी संज्ञान में एक बार पुनः लाने के लिए हमारे नौजवान उनके बारे में जान सकें, एक बहुत ही अच्छी पहल की गई है कि उनके नाम पे इस विश्वविद्यालय का नाम किया गया है। उनका जो बलिदान था उसको हर एक युवा जाने। आज उनके जीवन से हम सब लोगों को सीख मिलती है, जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन जिया। मैं समझता हूँ कि सरकार की बहुत अच्छी पहल है और एक विशेष समुदाय से अगर हम इसको जोड़ें तो इस तरह की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच नहीं है। ठीक है संदीप भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।